से छुपा हुआ नहीं। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अभी तक भी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और वहीं दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा, जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था या अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब कांग्रेस पार्टी भी यहाँ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 37 वर्षों तक और केंद्र में भी लगभग 54 वर्षों तक अधिकांश अकेले ही राज किया है। जो अभी ये कांग्रेस पार्टी अपनी गलत नीतियों या गलत कार्यशैली की वजह से केंद्र के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और अब ये पार्टी अपने मूल और अब ये पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों व असूलों को भी ताक पर रखकर यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। जिस पार्टी को जहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगलराज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ प्रदेश की आम जनता को ये तय करना है कि क्या वे ऐसी पार्टी को ट्रेन के गठबंधन के दागी चेहरे को अपना वोट देंगे, या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके यहाँ हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। और अब इसका सही फैसला प्रदेश की आम जनता को इस चुनाव में ही करना होगा। और वैसे भी इस बारे में लोगों के सामने हकीकत यही है कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार ने यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगलराज ही व्याप्त रहा है, जिसकी खास वजह से यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, विरोधी हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर होती रही। यही मुख्य कारण है कि सरकार के चलते यहाँ प्रदेश में मुजफ्फरनगर सहित लगभग 500 और भी छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें हुई। दादरी की अति दर्दनाक घटना घटी। मथुरा में जमीन अवैध कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की जान तक भी चली गई। बुलंदशहर का भी शर्मनाक बलात्कार कांड हुआ। इस प्रकार से सपा सरकार ने यहाँ हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा। इसके साथ ही विकास के कार्य भी अधिकांश यहाँ आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च किया जा चुका है। जबकि इसी अपार धन को यहाँ गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। इसके अलावा सपा सरकार में विकास व जनहित के जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं, तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित की योजनाओं को तो वर्तमान सपा सरकार ने बहुत चालाकी से केवल उनका नाम बदल कर ही चलाया हुआ है, जिसमें इनकी समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही इस सपा सरकार ने
इनकी सरकार में काम कम और अपराध ज्यादा बोलता रहा है। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर वे हर मामले में अति निराशाजनक वे अति कष्टदायक ही बना रहा है। और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हालांकि इस चुनाव में सपा के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व उनके कहने के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश जैन के कहने के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। और इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों कहने इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के कहने के उम्मीदवारों को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे। अर्थात जिताने की नहीं, हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे। और फिर इनका अपना देश कोर्ट की दो खेपों में ही बटकर रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में खासकर आपके जिले व प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका ये वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुंच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना दलित देश वोट पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। और इस वोट में अल्पसंख्यक समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा। अर्थात फिर बीजेपी या प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है। और वैसे भी केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा खासकर या गरीबों व किसानों के लिए ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये इनका पहला मुख्य चुनावी वायदा था। और बीजेपी का दूसरा मुख्य चुनावी वायदा ये था कि यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा, जिसे अब ये बीजेपी के लोग इस चुनाव में भी फिर से बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब लगभग पौने 3 वर्ष हो चुके हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो इन्होंने ये वायदा किया था लोकसभा आम चुनाव में कि केंद्र में बीजेपी की सरकार के बनते ही हर गरीब के खाते में 15 से 20 लाख रुपए चले जाएंगे, मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी जमा हुआ है? इसके साथ ही मैं अपने किसान भाइयों से भी ये पूछना चाहती हूँ, क्या किसी भी किसान भाई का 1 रुपया भी कर्जा माफ किया गया है? मैं समझती हूँ नहीं किया गया। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी या अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं। इस प्रकार से बीजेपी
तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं। आप लोगों को मालूम है कि आपके जिले से भी काफी लोग रोजी रोजी के लिए वर्षों पहले तो बाहर के दूसरे प्रदेशों में चले गए थे, बड़े बड़े महानगरों में जाकर बस गए थे। लेकिन जब ये नोटबंदी का डिसीजन लिया गया तो वो जो आपके यहाँ प्रदेश को छोड़कर या आपके जिले को छोड़कर जो दिल्ली में या मुंबई में चले गए थे, तो वो फिर इस नोटबंदी की वजह से भूखे मर गए। वो भूखे मर गए और फिर उनका बड़े पैमाने पर पलायन आपके उत्तर प्रदेश के लिए हुआ। इसलिए पलायन के मुद्दे पर बीजेपी को बिल्कुल भी नैतिक अधिकार नहीं रहा है कुछ भी बोलने का। जबकि वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही 10 महीनों के अंदर अपनी पार्टी का अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था ये नोटबंदी का फैसला लेने से पहले, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा काला है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने देश की जनता को आज तक भी ये नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद इन 3 महीनों के अंदर अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है। और अब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है। और अब मेरा यही कहना है कि बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने अब तक के रहे कार्यकाल में केवल एक ही बड़ा कार्य ये किया है कि इन्होंने देश में अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धना सेठों को पहले से और भी कई गुना ज्यादा माला माल व धनवान बना दिया है, जिनके धन व बल की मदद से ही अब ये पार्टी केंद्र की तरह या उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में आने के सपने देख रही है, जिसे आप लोगों को कतई भी पूरा नहीं होने देना है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते या विशेषकर देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर ही उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही इन्होंने केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्यों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनका आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन जहाँ हर स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित वेमुला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड खास उदाहरण है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपने इन वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी सचेत करना चाहती हूँ, यदि
यदि इस चुनाव में इन्हीं कारणवश बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी की केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यह मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और ये सब खबरें हमें कुछ खास सूत्रों से सुनने के लिए भी मिल रही हैं। इसके अलावा जहां मैं आरक्षण को लेकर ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज एवं अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा इसकी पक्षधर रही है, जिसे फिर संविधान में संशोधन करके तो केंद्र की सरकार को ही करना होगा। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब यहाँ पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ भी अधिकांश सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर विशेषकर गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में खासकर यहाँ अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से ही देखा जा रहा है, जिससे हमेशा इनमें असुरक्षा की भावना बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यह सचर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है। इसके साथ ही अब ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को आप लोगों को मालूम है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की चुनावी जनसभाएं होती हैं तो छोटे से लेकर बड़ा नेता बीजेपी का यही कहता है कि उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी सरकार में आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश व कानून व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जाएगा। इस किस्म की बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता अपनी चुनावी जनसभाओं में वो कहते हैं, जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने पूर्व में रहे लगभग 6 वर्षों के शासनकाल में यहाँ विकास, जनहित व जन कल्याण के कार्यों की तरफ ध्यान न देकर केवल अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ अधिकांश सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है, जिसके कारण ही फिर इस पार्टी को सन 1992 में समय से पहले ही यहाँ अपनी सत्ता तक भी गंवानी पड़ी थी, जबकि इस अवधि में केंद्र में भी ज्यादातर बीजेपी की ही अपनी सरकार रही है। इसके अलावा बीजेपी के लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी सुधारने के लिए जो काफी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार अपने अधीन में चल रही देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को भी ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले यहाँ अपने उत्तर प्रदेश की वर्तमान में अति खराब व दयनीय हालत में चल रही कानून व्यवस्था को भला इस पार्टी की सरकार यहाँ कैसे संभाल सकती है।
गलत बयानबाजी के बहकावे में भी नहीं आते हैं। जैसा कि इन्होंने अपनी हर चुनावी जनसभा में ये कहा है कि सपा व बसपा की सरकार यहाँ भ्रष्टाचार के मामलों में एक दूसरे को ही बचाते रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि बीएसपी की रही सरकार ने ही श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुए खासकर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष व पुलिस भर्ती घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराकर इससे जुड़े कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ काफी सख्त कार्रवाई भी की है तथा अन्य और भी जरूरी कदम उठाए हैं। परंतु सरकार बदल जाने के बाद फिर सपा सरकार ने इन मामलों को अपने हिसाब से ही दफा दफा करवा दिया। इसमें फिर बीएसपी कहां से सपा के साथ मिली हुई है, मैं समझती हूँ इसका जवाब प्रधानमंत्री आसानी से नहीं दे पाएंगे। इसके साथ ही चीनी मिल की बिक्री आदि के मामले में भी इनके आरोपों में यदि थोड़ी सी भी सच्चाई होगी तो फिर बीएसपी के प्रति द्वेषपूर्ण व जातिवादी रवैया रखने वाली वर्तमान सपा सरकार क्या 5 वर्षों तक जहाँ खामोशी बनी बैठी रहती, मैं समझती हूँ जरूर वो एक्शन करते। इससे भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये जरूर समझना चाहिए, इस बात को भी इनको ये जरूर समझना चाहिए। इसके अलावा इनको अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार के ऐसी स्थिति में अब इनको अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से पहले इनको सही तथ्यों का अध्ययन करके, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं, एक पीएम के पद पर रहते हुए, जिम्मेवार ओहदे पर रहते हुए, तो किसी भी विरोधी पार्टी के नेता के बारे में यदि कुछ बोला है तो सही तथ्यों की जांच पड़ताल करके तो तब उनको अपनी बात रखनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ मैं बीजेपी व प्रधानमंत्री को भी खासकर अपनी सरकार के बिजली से जुड़े कार्यों के बारे में भी यह अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरी नई सरकार द्वारा जहाँ विद्युतीकरण योजना के तहत लगभग 12,000 से ज्यादा डॉक्टर अम्बेडकर गांवों में बिजली पहुँचाएंगे, जिसमें वहाँ के लिए दलित ही नहीं बल्कि अन्य वर्गों के लोग भी रहते हैं। इसके अलावा लगभग 10,000 मजरों, 8,000 दलित बस्तियों और लगभग 5,000 नए गांवों में भी बिजली की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 1 लाख से अधिक नए नलकूपों को बिजली से जोड़ा गया है। इतना ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से बिना रुकावट के ही बिजली सप्लाई का भी प्रबंध किया गया है। ये सब किसी से छिपा नहीं है, तो ये सब किसी से छिपा नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर तो अब आप लोगों को उत्तर प्रदेश में बीएसपी की ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी और बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम फिर यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहाँ इनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है, ताकि फिर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन छिपे के बाद भी अकेले बाहर आ जा सके। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में किसी भी जाति व धर्म से जुड़े जिन बेकसूर लोगों को जबरदस्ती अपराधी बनाकर उन्हें वर्षों से जेलों में कैद करके रखा हुआ है, तो उन मामलों की हमारी सरकार द्वारा समीक्षा करवाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट आने पर फिर ऐसे सभी बेकसूर लोगों को जेलों से रिहा करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ वर्तमान सपा सरकार में जिन पीड़ित लोगों के थानों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो उनकी विशेष अभियान के जरिए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और उन्हें समय से न्याय भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही मेरे
तरह इस बार भी प्रदेश के सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हित व कल्याण का भी हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस मामले में खासकर यहाँ सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे हमारे जो किसान भाई हैं, तो उनकी सभी फसलों की भी बकाया पड़ी धनराशि का भी फिर बहुत जल्दी ही भुगतान करवाया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के समूचे व्यापारियों की सुरक्षा करने के साथ साथ इनके व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं के निदान के लिए भी एक अलग से आयोग का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व अन्य और रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से ही पूरा करवाया जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि मेरी सरकार ने जनहित व जन कल्याण की जो भी योजनाएं शुरू की गई थी, तो उन्हें भी फिर से चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए हैं, तो उन्हें भी फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मेरी सरकार ने सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं, बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगारी उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार ने यहाँ सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर ही आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि फिर वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सके। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले तथा बिजली, पानी व स्वास्थ्य सेवाएं आदि सभी सस्ती व समय से मिले। अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान सपा सरकार की तरह अब बच्चों को पका हुआ घटिया खाना नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर इस बार हमारी सरकार द्वारा इन बच्चों को दूध, बिस्कुट, अंडा, चना, केक व फल आदि ही दिए जाएंगे और इनकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर गरीब, मजदूर, छोटे किसान व अन्य मेहनतकश लोग भी जो वर्षों से यहाँ छोटे छोटे कर्जों में काफी बुरी तरह से डूबे हुए हैं और उनसे वसूली के लिए बैंक वाले आए दिन उन्हें परेशान ही करते रहते हैं। इसकी वजह से अभी तक यहाँ काफी लोगों ने तो दुखी होकर अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है, जिसे गंभीरता से लेते हुए इस बार हमारी पार्टी की सरकार द्वारा इन सभी दुखी पीड़ित लोगों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे भी जरूर माफ कर दिए जाएंगे। अर्थात अब इनका ये कर्जा मेरी सरकार की ओर से ही किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के गरीब लोगों को नियमों के तहत फिर से यहाँ सरकारी जमीनों के पट्टे दिए जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ मैं आप लोगों को फिर से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि अब प्रदेश में आगे नए स्मारक, संग्रहालय व मूर्ति आदि स्थापित नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर यहाँ प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने की तरफ ही लगाई जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में जनहित के केंद्र से जुड़े सभी जरूरी कार्यों को भी कराने के लिए उनकी पूरी पैरवी की जाएगी। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार ने हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए यहाँ फिर से ठोस बुनियादी कदम उठाए जाएंगे और इस मामले में वर्तमान सपा सरकार के खासकर बड़े बड़े आर्थिक फैसले
जरूर जांच करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपके लखनऊ जिले की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन सपा सरकार की तरह यहाँ बिना बजट के ही हवाई व खोखली घोषणाएं व शिलान्यास आदि नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से बीएसपी के पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर कानून का राज कायम करने के साथ ही यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाई जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के पुलिस व प्रशासन से जुड़े सभी छोटे बड़े अधिकारियों को भी चुस्त व दुरुस्त भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ इनके 18 अधिकारियों की जो भी जायज समस्याएं होंगी तो उन्हें भी सरकार बनने पर जरूर दूर कर दिया जाएगा। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि प्रदेश में इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अब इस चुनाव में आपको व आपके क्षेत्र की जनता को भी अपने हितों में यहाँ अकेले बीएसपी की ही अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट करने वाले दिन अपने सभी कामकाज को छोड़कर प्रातः सबसे पहले ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही अपनी पार्टी के लोगों का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो इसका भी संबंधित क्षेत्र के पार्टी के लोगों को ही जरूर ध्यान रखना है। और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप लोगों को अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को जो आपसे वोटों की भी अपील कर रहे हैं तो उन्हें आप लोग अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के
जाओ